हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनियट। आज के इस लेक्चर में हम इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरे संसार में अगर हम देखें, विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, हर जगह जो एलोपैथी है उसका बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर से उसका प्रचार हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिजिनस सिस्टम के अंदर यानी हमारे स्वदेशी, हमारे इंडिया के खुद के सिस्टम्स के अंदर कुछ ऐसी पैथी है, कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रभावी रूप से उपचार किसी भी रोगी का करते हैं। तो जो इंडिजिनस सिस्टम है या हम कहें ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि एलोपैथिक से अलग है लेकिन एलोपैथी से अच्छा है, अच्छा साबित हो रहा है, और इसके अंदर जो मरीज हैं उसकी जो डायग्नोसिस हो, चाहे उसका इलाज हो, वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस समय, आज के समय में हो रहा है। तो आज हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसको हम इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। माने स्वदेशी, हमारे भारत का खुद का स्वदेशी तंत्र या स्वदेशी पद्धति, जिसके द्वारा अलग अलग पद्धतियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मार्च 1995 में, मार्च 1995 में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी को एस्टेबलाइज किया गया, जो कि MOHFW के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? MOHFW। ये MOHFW क्या है? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सभी हमारी बोर्ड, जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ पॉलिसीज है, उन सभी को कंट्रोल करता है। ये पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम की एपेक्स बॉडी है, माने सबको कंट्रोल करने वाला है। तो इसी के अंडर में मार्च 1995 में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी एस्टेब्लिश की गई इंडिया के अंदर। लेकिन बाद में इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का ही नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया गया। कब किया? नवंबर 2003 में। यानी नवंबर 2003 में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का ही नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया गया। नेक्स्ट, फिर बाद में पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है वो MOHFW के अंदर ही काम करता था, लेकिन आज के समय में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि अलग से एक मिनिस्ट्री है, अलग से एक मंत्रालय है जो कि आयुष के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसको 9 नवंबर 2014 यानी 9 नवंबर 2014 को ये एस्टेब्लिश किया गया इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एस्टेब्लिश किया गया, यानी एस्टेब्लिश किया उसने, तो उस आयुष सिस्टम के अंदर 6 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम आते हैं। इस आयुष सिस्टम के अंदर कितने सिस्टम आते हैं? 6। कितनी पद्धतियां आती हैं? 6। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है ई मींस आयुर्वेद। जो आयुष है, आयुष की अगर हम पूरा नाम बात करें तो आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मींस यूनानी, एच मींस सिद्धा और एच मींस होम्योपैथी। ये सभी जो 6 पद्धतियां हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पद्धतियां हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी है, जिनको हम अगर स्टडी करने बैठे तो ये बहुत बड़ी है। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आज के इस छोटे से लेक्चर में इनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं। तो अब हम एक एक करके इन सभी पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद। ये आयुर्वेद क्या है? अब हम बात करते हैं
जो आयु सिस्टम है उसका सबसे पहली सिस्टम या सबसे पहला पद्धति जो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद क्या है? जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जो आयुर्वेद है वो क्या है? आयुर्वेद संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो आयुर्वेद है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, आयु और वेद। इनसे मिलकर के बना हुआ है आयु और वेद, जिसमें आयु का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। आयु मीन्स क्या है? लाइफ। और लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। दूसरा जो शब्द है वो है वेद। वेद मीन्स क्या है? साइंस और नॉलेज। मीन्स जो आयुर्वेद है वो क्या है? साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, यानी ऐसी पद्धति या ऐसा वेद। आयुर्वेद क्या है? ऐसा वेद जो हमें जीवन के लिए या जीवन के बारे में, आयु के बारे में ज्ञान प्राप्त जिससे होता है, या जिस ग्रंथ में आयु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता हो उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? ऐसा वेद जिसके अंदर हमें आयु के बारे में, लाइफ के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। हम पहले जानते हैं कि लाइफ क्या है। जो आयुर्वेद में जो हमें लाइफ बताई गई है, जो लाइफ है वो क्या है, आयु क्या है। आयुर्वेद के ही बहुत महानतम, बहुत प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक सूत्र के रूप में, एक श्लोक के रूप में ये चीज लिखी हुई है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। मीन्स शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। क्या? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर मीन्स बॉडी, इंद्रिय माने सेंसेस, सत्व मीन्स मन। सत्व मीन्स क्या होता है? मन। और आत्मा मीन्स साउंड। तो जो हमारी बॉडी है या हम कहें जो लाइफ है, लाइफ क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड साउंड। इन सभी का, इन चार चीजों का, बॉडी का, सेंसेस का, माइंड का और साउंड का, इन सभी चारों चीजों का जो जोड़ है, जो संयोग है, वही जीवन है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये जीवन इन चारों चीजों का ही योग है, इन चारों चीजों का ही जोड़ है, संयोग है। अगर हम आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, या हम कहें दो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके। सबसे पहला है पंचमहाभूत और दूसरा है त्रिदोष थ्योरी। तो ये पंचमहाभूत और त्रिदोष थ्योरी क्या है? पंचमहाभूत अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो हमारा पूरा शरीर या हम कहें पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। किनसे मिलकर के बना हुआ है? 5 तत्वों से। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। यही पंच महाभूत कहलाते हैं। आकाश मीन्स स्पेस, वायु मीन्स एयर, अग्नि मीन्स फायर, जल मीन्स वाटर और अर्थ माने पृथ्वी। तो इन पांचों के समूह से, इन पांचों के मिलने से ही हमारे इस पूरे संसार का, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे पूरे शरीर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? पंच महाभूत के द्वारा। नेक्स्ट, दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? त्रिदोष थ्योरी। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद जो पूरा टिका हुआ है वो इस त्रिदोष थ्योरी के ऊपर टिका हुआ है। त्रिदोष, दोष मीन्स क्या होता है? जो हमारे शरीर में रहे, जो हमारे शरीर में रह करके शरीर को दूषित करें या दूषित करें, उसे हम दोष कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें, जो वात, पित्त और कफ है, आयुर्वेद में वात और पित्त, कफ, इन तीनों को त्रिदोष माना गया है। वैसे दोष मीन्स होता है कोई एबनॉर्मलिटी या कोई खराबी, लेकिन जो दोष हैं जब हमारे शरीर में समान अवस्था में रहते हैं, जब यही दोष हमारे शरीर में समान अवस्था में रहते हैं तो ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन जब यही दोष हमारे शरीर में रहकर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, या हम कहें इनका जो लेवल है, इनका जो काम है, इनका जो लेवल है वो घट या बढ़ जाता है, वो साम्य अवस्था में नहीं रहते, तो ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो बात पित्त कफ क्या है, वो त्रिदोष है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले 3 दोष हैं। इनके समान रहने से हमारे शरीर में पुष्टि होती है, हमारे शरीर के अंदर पुष्टि होती है। लेकिन जब ये असमान अवस्था में रहते हैं तो उस समय ये हमारे शरीर का नाश कर देते हैं। तो
अब हम बात करते हैं एक करके वात पित्त कफ पर। जो वात पित्त कफ है वो क्या है? जो वात है वो रिजेंबल करता है एयर से। वात मीन्स एयर, एयर मीन्स हवा, वायु। तो वायु यानी हवा, हवा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, हवा के अंदर एक खासियत है बहने की। हवा के अंदर क्या खासियत होती है? बहने की। तो जो वात है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर हम बात करें तो वात के द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी गति, जितने भी मूवमेंट, जो वॉलेंटरी मूवमेंट हो रहे हैं, उन सबको वात कंट्रोल करता है। कौन करता है? वात कंट्रोल। जैसे ब्रीथिंग मसल्स का जो मूवमेंट है, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस समय जो मसल्स काम कर रही हैं उसमें, अच्छा, जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो ऑर्गन आते हैं, उनके अंदर होने वाले पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, जो गतियां हैं, जितनी भी गतियां हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? वात। दूसरा आता है पित्त। पित्त क्या है? पित्त रिजेंबल विद फायर। जो पित्त है वो फायर से, माने अग्नि से, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो जो पित्त है अग्नि से रिजेंबल करता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, अगर हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बात करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जितनी भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उन सब में, यानी भोजन को पचाने की प्रक्रिया हो या मेटाबॉलिज्म की, यानी हमारे शरीर में चलने वाली जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी की जो प्रक्रिया है, उन सबको पित्त कंट्रोल करता है। नेक्स्ट तीसरा है कफ। कफ क्या है? कफ रिजेंबल करता है बेलगम से। जो कफ है वह हमारे शरीर में स्थिरता, स्निग्धता लाता है, यानी हमारे शरीर को मजबूती जो प्रदान करता है, वो कौन करता है? कफ। लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो वात है, वात के बिना पित्त और कफ ये काम नहीं करते, यानी जो वात है इसको प्रधान दोष माना गया है। जो आयुर्वेद में वात को प्रधान दोष माना गया है, यानी वात के बिना कोई भी कार्य, कोई भी काम, कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में नहीं हो सकता। तो हमने बात की पंचमहाभूत के बारे में और त्रिदोष थ्योरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है उसके वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आज हम केवल इन तीन के बारे में ही समझते हैं कि क्या क्या। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है शोधन। शोधन क्या है? शोधन उपचार की ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा उपचार है जिसके दौरान हम बॉडी में से रिमूवल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर करते हैं, यानी जो कारण है, जो रोग का कारण है, उसको हम शरीर से बाहर करते हैं। तो ये रोग के कारण को शरीर से बाहर करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, या हम कहें एक विधा है, आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन विधा है, जिसको हम पंचकर्मा के नाम से जानते हैं। ये जो पंचकर्मा है वो एक थेरेपी है जिसके अंतर्गत हम 5 कर्म या 5 अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वमन, दूसरा आता है विरेचन, तीसरा आता है नस्य, चौथा बस्ती और रक्त मोचन। तो पंच जो कर्म है उनमें क्या क्या करते हैं हम? वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्त मोचन। इस तरीके से इन पांचों कर्म के द्वारा हमारे शरीर का शोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है समन। समन मीन्स होता है किसी भी चीज को डाउन करना, यानी दबाना, जो बढ़े हुए दोष है, यानी कम करना किसी भी चीज को। तो हमारे शरीर में जो बढ़े हुए दोष है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ सप्रेशन ऑफ वाइटेटेड ह्यूमर्स, यानी हमारे शरीर में जो ह्यूमर्स है, माने वात, पित्त और कफ, जब ये दोष असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं तो ये हमारे शरीर में रोग पैदा कर देते हैं। लेकिन इन बढ़े हुए दोष को कम करना ही समन कहलाता है। जो समन है क्या है? एक उपचार की ऐसी विधि जिसके दौरान हम बढ़े हुए दोषों को कम करते हैं। नेक्स्ट है रसायन। जो रसायन है वो क्या है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वाइटलिटी। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वाइटलिटी क्या है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वाइटलिटी, यानी हमारे शरीर की जो हेल्थ है, यानी हमारे जो शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना, अलग अलग प्रकार की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, यानी अलग अलग प्रकार की दवाइयों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के रसायनों के द्वारा, उसे हम कहते हैं रसायन थेरेपी। उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा, जो कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं, यानी जो फूल, पत्तियां, फल, फूल आदि से हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी को हम किसी भी मरीज को देते हैं, किसी भी रोगी को देते हैं, जिससे
वे सभी जो पदार्थ जो हमने उसको दिए हैं, जो पेय पदार्थ हो सकता है, कोई भी चूर्ण हो सकता है, कोई भी बटी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं रसायन। जो रसायन है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में भी सहायक होता है। जैसा कि आज के समय में हम कोरोना नाम की महामारी से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए और साथ में उससे बचाव के लिए हमारी भारत सरकार ने, हमारे आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनमें उन्होंने ये साफ साफ स्पष्ट किया है कि इस ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही, यानी जो आयुर्वेद है उसका एक भाग है आयुर्वेद, उसी से ही हम अपने शरीर की इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट है वो किससे होगा? रसायन से होगा। जैसे जो हल्दी है, हल्दी को दूध में डाल करके लेना, या जो हम सामान्य जो अपने मसाले यूज करते हैं खाने में, तो वो भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे शरीर में रसायन की तरह ही काम करती हैं। तो जो आयुर्वेद है वो क्या है? आयुर्वेद है ऐसा वेद जिसके दौरान, जिसके अंतर्गत हमें लाइफ यानी जीवन के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो है आयुर्वेद। तो हमने आयुर्वेद को समझा। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके जो फादर है, जो आयुर्वेद है उसके जो फादर है वो है चरक। आयुर्वेद है उसके फादर कौन है? चरक। लेकिन जो गॉड ऑफ आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो भगवान यानी आयुर्वेद को जिन्होंने इस धरती पे लाया, इस संसार में लाया, उनका नाम है धन्वंतरि। तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट जो सेकंड सिस्टम है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है योगा। नेक्स्ट अब हम अगली पद्धति की बात करते हैं जो आयुष सिस्टम में है, वो है योग। योग क्या है? योग मीन्स होता है मिलन या जोड़ना। तो योग है, योग मीन्स क्या है? मिलन या जोड़ना। योग एक ऐसी पद्धति है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें तो जो योग है, योग क्या है? एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। तो योग है वो क्या है? एक ऐसी पद्धति जो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। तो जो योग है उसके फादर कौन है? फादर ऑफ योगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग को, हमारे इंडियन सिस्टम को, या हमने हमारे भारत में योग को दिया। जो योग है सबसे पहले उसकी शुरुआत, उसके पिता कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट जो योग है वो क्या है? योग इज द आर्ट ऑफ हेल्थ, of living physically, mentally and morally and spiritually. It is a traditional science that coordinate the body and mind. योग क्या है? योग एक ऐसी प्रक्रिया है, योग एक ऐसी मैजिकल आर्ट है जो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, आध्यात्मिक रूप से तैयार करती है, और ये माइंड और बॉडी, इसके बीच में माइंड और बॉडी दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाती है, दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। तो जो योगा है उसका बेसिक सिद्धांत क्या है, उसका जो मेन सिद्धांत क्या है? तो योगा का जो सिद्धांत है वो है किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को बदल देना, चेंज कर देना। तो योगा क्या है? द बेसिक अप्रोच ऑफ योगा इज टू करेक्ट द लाइफ स्टाइल बाय डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मोरल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो योगा है, योगा क्या है? योगा एक ऐसी पद्धति है, यहाँ पे जो योगा है उसका एक बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि योगा किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली है उसमें बदलाव कर देता है, उसमें बदलाव करके उस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड यानी उसका जो आचरण है उसको पॉजिटिव बनाता है, उसको उसके अंदर मोरल, स्पिरिचुअल जो वैल्यू है यानी आध्यात्मिकता, और हम कह सकते हैं जो उसकी मानसिकता है, उस उन दोनों को, उन सबको बदल देता है, उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ योग, यानी जो योग है उनके कितने प्रकार हैं। वैसे तो योग के कई प्रकार हैं, लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे उनके योग के ही कुछ प्रकारों की, जैसे जप योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं ये क्या है। सबसे पहले जप योग। ये जप योग क्या है? जप मीन्स जपना। जप मीन्स क्या होता है? जपना। यानी ऐसा योग, योग की ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान
कोई भी व्यक्ति सभी चीजों को भूल करके केवल और केवल एक आध्यात्मिक शक्ति का ध्यान करता है, या आध्यात्मिक शक्ति का या आध्यात्मिक मंत्रों के द्वारा जो योग किया जाता है उसे हम कहते हैं जप योग। मीन्स जपना, किसी भी एक आध्यात्मिक मंत्र का, किसी श्लोक का, किसी स्वर का, किसी ध्वनि का उच्चारण करना, ये कहलाता है जप योग। नेक्स्ट दूसरा आता है कर्म योग। कर्म योग मीन्स होता है ऐसा योग जिसके दौरान, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता के, या कोई भी व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता के कार्य करता है, अपने कार्यों को करता है, उसे हम कहते हैं कर्म योग। नेक्स्ट अगला है ज्ञान योग। ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग मीन्स ऐसा योग जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी शास्त्र का ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को करने के लिए अपनी मन को तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना, ये कहलाता है ज्ञान योग। यानी इस योग के द्वारा कोई भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट अगला है भक्ति योग। भक्ति योग है वो क्या है? भक्ति योग एक ऐसा योग है जिसके अंतर्गत, जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव, अपने आध्यात्मिक शक्ति की तरफ ध्यान आकर्षित करके, ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में ध्यान करता है, उसकी भक्ति करता है, उसे हम कहते हैं भक्ति योग। नेक्स्ट जो यूज है, यानी जो योग है उसका यूज क्या है, उसका हमारे इंडियन सिस्टम में जो योग है उसका यूज क्या है, उसके फायदे क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में पूरे विश्व में योग का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। लोग योग को मानने लगे हैं कि योग से बहुत सारे ट्रीटमेंट, यानी बहुत सारे लोगों का उपचार भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों की जीवन शैली में, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल में भी बदलाव देखने को मिला है। जो योग है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल शारीरिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है, वो मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से किसी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जो योग है उससे हम एंजाइटी, माने अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, कोई चिंता में है, उससे दूर हो सकता है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी उसके मानसिक कोई उसको परेशानी है, उससे वो ठीक हो सकता है। फटीग, कोई चिंता है, उससे ठीक हो सकता है। और साथ में जो अदर मेंटल डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर, उसकी कोई मानसिक या कोई शारीरिक कोई दोष है, उसको हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम योग के बाद में जो अगली पद्धति है जिसका नाम है नेचुरोपैथी, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली पद्धति जिसका नाम है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला नेचर और दूसरा पैथी, जिसमें नेचर का मतलब है प्राकृतिक और पैथी मीन्स होता है सिद्धांत या थ्योरी। यानी ऐसी पैथी जो पूरी तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक डायग्नोसिस पर डिपेंड होती है। इसके जो फादर हैं, जो नेचुरोपैथी है उसके फादर हैं हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। जो नेचुरोपैथी है वो बेसिकली डिपेंड होती है नेचुरल डायग्नोसिस पे, यानी जो प्राकृतिक डायग्नोसिस है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो नेचुरोपैथी है अगर हम उसकी बात करें तो नेचुरोपैथी में सेल्फ हीलिंग और सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग थ्योरी को माना जाता है। यानी नेचुरोपैथी के अनुसार हमारे शरीर में खुद ही जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर है, शरीर के अंग हैं, वो सभी खुद ही हील हो सकते हैं, यानी खुद ही स्वतः ही ठीक हो सकते हैं। जैसा कि हम आज के समय में उसको इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, तो उस थ्योरी के ऊपर में ये नेचुरोपैथी काम करती है। जो बेसिक प्रिंसिपल है, अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। तो जो नेचुरोपैथी है उसका बेसिक प्रिंसिपल तीन चीजों के ऊपर या तीन प्रोसेस या हम कह सकते हैं तीन प्रक्रियाओं के ऊपर डिपेंड है, जिसमें सबसे पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर मींस, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर मींस हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी पैदा करने वाला अगर कोई तत्व, कोई सब्सटेंस अगर एंट्री करता है तो हमें बीमारी हो सकती है। तो नेचुरोपैथी के अनुसार अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा करने वाला तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारे शरीर में आता है तो
वो इकट्ठा होकर के हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। दूसरा है एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड माने रक्त और लिम्फ माने लसिका है, अगर इनका कंपोजिशन यानी इनके अंदर जो पाए जाने वाले तत्व हैं, अगर वो उनका जो लेवल है यानी उनका जो स्तर है वो अगर गड़बड़ होता है, कम या ज्यादा होता है, तो उससे भी नेचुरोपैथी के अनुसार बीमारी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है लोअर द वाइटलिटी, यानी हमारे शरीर में जो पाई जाने वाली ऊर्जा है, अगर उसका नाश होता है या उसकी कमी होती है तो उसकी वजह से भी हम रोग या हमारे शरीर में रोग हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने बात की थी बेसिक प्रिंसिपल्स की, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरोपैथी के अनुसार नेचुरल प्रोडक्ट से किया जाता है। किससे किया जाता है? नेचुरल प्रोडक्ट माने जो हमें प्रकृति से जितनी भी वस्तुएं जो प्रकृति से मिलने वाले तत्व हैं, प्रकृति से मिलने वाले जो सभी भोजन है, कोई भी तत्व है, उन सभी चीजों से ही उपचार होता है। इसमें सबसे पहला है नेचुरल फूड थेरेपी, यानी जो प्राकृतिक फल फूल हैं उनके द्वारा किसी भी मरीज के अंदर जो रोग है उसको घटाना या जो बीमारी है उसको कम करना। दूसरा एक्यूपंक्चर। जो एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को पंचर करते हैं, जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी। जो हाइड्रोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी मींस यानी जल के द्वारा या हम अलग अलग द्रव्य पदार्थ हैं उनका उपयोग करके, जो अलग अलग द्रव्य पदार्थ हैं जो हमें नेचर से माने प्रकृति से मिलते हैं, उन सभी का उपयोग करके मरीज के अंदर अगर पानी की कमी होती है तो उसको ठीक करना। नेक्स्ट अगला है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम एक्सरसाइज कराते हैं, यानी फिजिकल थेरेपी क्या कहती है? नेचुरोपैथी के अनुसार जो फिजिकल थेरेपी है इसके अंतर्गत हम मरीज के जो अंग हैं उनको चलाते हैं, हम मरीज को एक्सरसाइज कराते हैं, माने कोई भी योगा कराते हैं, ये नेचुरोपैथी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हर्बल मेडिसिन। जो प्राकृतिक दवाइयां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन सभी का यूज करके ही हम इस नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमने देखा कि नेचुरोपैथी है। अब उसके बाद में हम जो अगला सिस्टम है, अगला जो तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे, वो है यूनानी। अब हम नेक्स्ट जो अगली पैथी है यूनानी, उसकी बात करते हैं। यूनानी क्या है? जो यूनान टर्म है वो आया है, जो यूनानी टर्म है वो कहां से आया है? यूनान से। जो यूनानी टर्म है वो कहां से आया है? यूनान से। जो यूनानी सिस्टम है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचुरल एंड रिमार्केबल मेथड्स के। ये जो यूनानी सिस्टम है वो बेसिकली वो भी नेचर पे ही डिपेंड होता है। जो यूनानी सिस्टम है, यूनानी सिस्टम के अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो यूनानी सिस्टम में उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो यूनानी सिस्टम के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 7 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिनसे हमारी जो हेल्थ स्टेटस है यानी हमारे जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वो इन 7 कंपोनेंट के ऊपर, इन 7 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। जिसमें सबसे पहला है अर्गन। क्या है? अर्गन। अर्गन मींस बॉडी एलिमेंट्स, जो हमारे शरीर के तत्व हैं वो हैं अर्गन। नेक्स्ट, अगर हमारे ये बॉडी एलिमेंट्स अगर गड़बड़ होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में बीमारी या रोग पैदा हो सकता है। अगला है मिजाज। ये मिजाज क्या है? बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी भी मरीज का तापमान बढ़ता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में कोई ना कोई निश्चित रोग है। नेक्स्ट अखलत। ये अखलत क्या है? अखलत एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट माने शरीर के जो अंदर संरचनात्मक जो अंग है, जो संरचना है हमारे शरीर की, ये उस चीज को बताता है। नेक्स्ट है अदा। अगला है अदा। अदा ये सभी जो सामने लिखे हुए हैं ये सब क्या है? यूनानी यानी यूनान के शब्द हैं, या हम कहें अरबी शब्द हैं। क्या है? कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द है। अदा। अदा का मतलब होता है फुल डेवलप्ड ऑर्गन। जो हमारे शरीर के अंदर जो पूरी तरह से विकसित जो अंग है वो है अदा। रूह। जो रूह है, रूह क्या है? रूह का मतलब हमारे शरीर के वाइटल फोर्स, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो फोर्स है, माने अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, उसे हम रूह कहते हैं। अगला है क्यूबा। क्यूबा क्या है? बॉडीली पावर। जो हमारे शरीर की खुद की क्षमता है उसको हम क्यूबा कहते हैं। अफल। अफल मींस कॉर्पोरियल
फंक्शन, कॉर्पोरियल फंक्शन में शारीरिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं शरीर के द्वारा जो चलने वाले अलग अलग सामान्य जो कार्य हैं उनको हम कहते हैं अपल। तो ये सभी जो 7 कंपोनेंट हैं अगर ये सही सामान्य अवस्था में रहते हैं तो मरीज स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। जो यूनानी पद्धति है उसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? सबसे पहला है इलाज विद तदबीर। इलाज विद तदबीर, ये सभी जो शब्द हैं वो क्या है? अरबी शब्द हैं। इलाज विद तदबीर जिसको हम रेजिमेंटल थेरेपी के नाम से जानते हैं। रेजिमेंटल थेरेपी मींस ऐसी थेरेपी जिसमें दवाइयों का यूज कम होता है, यानी दवाइयों का उपयोग कम करते हैं हम। इसमें मसाज, एक्सरसाइज, वो सभी चीजों का हम ज्यादा उपयोग करते हैं। दूसरा है इलाज विद गिजा। जो इलाज विद गिजा है वो क्या है? डाइटोथेरेपी। जो डाइटोथेरेपी है इसके अंतर्गत हम न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति करते हैं संतुलित आहार के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? संतुलित आहार माने बैलेंस डाइट के द्वारा। अगला है इलाज विद दवा। जो अगला ट्रीटमेंट है वो क्या है? इलाज विद दवा। दवा नाम से क्लियर हो रहा है, यानी फार्माकोथेरेपी, ऐसी थेरेपी, ऐसी ट्रीटमेंट का इसका प्रकार जो कि दवाइयों के द्वारा मरीज को ट्रीट किया जाता है, उसके रोग को कम किया जाता है, घटाया जाता है, नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इलाज विद हवा। इलाज विद हवा, हवा मीन्स जो आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्लाइमेट है उसको बदल करके। जैसा अगर किसी मरीज को ठंडे क्षेत्र से कोई परेशानी है, यानी वो ठंडे क्षेत्र में रहता है तो वो बीमार होता है, तो ऐसे मरीज को हम फिर गर्म क्षेत्र की तरफ या हम कहें ऐसे क्षेत्र की तरफ ले जाते हैं जो उसके लिए सूटेबल हो, जिसमें वो बीमार ना हो। अब अगला जो ट्रीटमेंट है वो है जरत। जरत मीन्स सर्जरी। सर्जरी जब की जाती है जब कोई भी मरीज किसी दवा से, डाइट थेरेपी से जब सही नहीं होता है, ट्रीट नहीं होता है, तो उसके बाद में अंत में सर्जरी की जाती है। तो जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या थे? इलाज विद तदबीर, इलाज विद गिजा, इलाज विद दवा, इलाज विद हवा और जरत। इस प्रकार से यूनानी के अंतर्गत ट्रीटमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगली पैथी की, अगले सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अगली पैथी है सिद्धा। सिद्धा क्या है? सिद्धा एक ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी पैथी है। जो सिद्धा है वो क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम की सबसे ओल्डेस्ट पैथी है, जो कि मेनली रेजुवेनेट द डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग ऑर्गन्स, यानी जो हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गन्स हैं उनको ठीक करने में, या हम कहें ऐसे ऑर्गन जो हमारे शरीर में डिजीज कॉज कर रहे हैं, ऐसे कारक जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर रहे हैं, उन सबको सही करना, ठीक करना, ये इस पैथी का सिद्धांत है। सिद्धा क्या है? जो सिद्धा शब्द है वो सिद्धि से निकला है। सिद्धि मीन्स हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में किसी भी चीज के लिए या किसी भी प्रकार की परफेक्शन या किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का, ये सिद्धा के अंतर्गत ये इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट जो सिद्धा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिद्धा इज लाइक आयुर्वेद। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोष थ्योरी को मानता है। इसी तरीके से जो सिद्धांत है सिद्धा का, वो भी यही मानता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 महाभूत से, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सूक्ष्म। क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स आकाश। दूसरा है थी। थी मीन्स अग्नि। तीसरा है नीर। नीर मीन्स जल। अगला है मुन। मुन मीन्स होता है पृथ्वी और वायु। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सभी से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। तो जिसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो त्रिगुण थ्योरी है। जो त्रिगुण थ्योरी है वो हमारी आयुर्वेद के अंदर उसको हम त्रिदोष थ्योरी मानते हैं, लेकिन सिद्धा के अंतर्गत हम त्रिगुण थ्योरी मानते हैं। त्रिगुण थ्योरी में क्या क्या आता है? वातम, पित्तम और कर्कम, यानी वात, पित्त, कफ। वातम आयुर्वेद में इसको वात कहते हैं, पित्तम पित्त कहते हैं और कर्कम को कफ कहते हैं। इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है वो 4:2:1 सिद्धा में माना गया है। नेक्स्ट अगला जो सिद्धा है उसका ट्रीटमेंट, यानी जो सिद्धा है वो सबसे ज्यादा किन किन रोगों में प्रभावकारी है, किन किन रोगों में सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा जो उपचार है वो सिद्धा का है। वेरिनल डिजीज में, यानी यौन रोगों में, रूमेटिक फीवर में, रूमेटिक प्रॉब्लम्स में, पेप्टिक अल्सर्स में,
ब्लीडिंग पाइल्स में और प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, इन सभी स्थितियों में सिद्धा का सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं अगला जो पैथी है, अगली जो पैथी है, 6वें नंबर की जो पैथी है वो है होम्योपैथी। अब हम बात करते हैं जो अगली पैथी है होम्योपैथी। जो होम्योपैथी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, होमो और पैथी, जिसमें होमो मीन्स है सेम और पैथी मीन्स थ्योरी, यानी सेम लाइक क्यों, या हम कह सकते हैं ऐसी पैथी जिसके अंतर्गत माना गया है कि जो बीमारी का कॉज है, जो बीमारी का कारण है, वही उसका इलाज होता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथी है वो 1796 में आई थी। फादर ऑफ जो होम्योपैथी है वो है सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 1796 में होम्योपैथी टर्म को दिया था, उसका इजाद किया। नेक्स्ट उसके बाद में अगला है प्रिंसिपल। जो होम्योपैथी है उसका प्रिंसिपल क्या है? होम्योपैथिक 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मींस लाइक क्योर लाइक, यानी जो कॉज है वही उस बीमारी का इलाज है। नेक्स्ट दूसरा है सिंगल मेडिसिन, यानी मरीज को हम एक दवाई को केवल एक टाइम देने की कोशिश करते हैं। अगला है स्मॉल डोज, यानी मरीज को जो दवाई दी जा रही है, जो डोज दी जा रही है वो कम मात्रा में होनी चाहिए, कम से कम मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक है उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट की जो थ्योरी है वो है डायग्नोसिस। जितना अच्छा डायग्नोसिस अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर करता है उतना ही अच्छा वो ट्रीटमेंट भी कर सकता है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस ठीक नहीं हुई तो होम्योपैथिक दवाइयां उतनी इफेक्टिव तरीके से, उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं करती। यहाँ पे सामने कुछ दवाइयां लिखी हुई हैं जो कि कुछ अलग अलग बीमारियों में काम आती हैं, जिसमें सबसे पहली है आर्सेनिकम एल्बम। क्या है आर्सेनिकम एल्बम? जो कि वोमिटिंग और डायरिया में काम करती है। अगली है एपिस मेलिफेरा, जो कि इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है जहरीला तो उसमें काम आती है। अगला एंटीमोनियम टार्टेरिकम, ये ब्रोंकियल अस्थमा में काम करती है। एक है कैंथोरिस, ये जो कैंथोरिस है वो पेनफुल यूरिनेशन माने यूटीआई में काम करती है। अगला है एलियम सेपा। जो एलियम सेपा है वो स्नीजिंग और इरिटेशन ऑफ नोज, यानी जो नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनमें ये फायदेमंद रहती है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने बात की डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की। जो आयुष सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, आयुष सिस्टम कब बना, कब स्टेबलाइज हुआ, कौन इसको कंट्रोल करता है, तो इन सभी के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। अगर इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम निश्चित रूप से जवाब देंगे। दिस इज ऑल अबाउट इंडिजिनस सिस्टम और ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में मैं एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि जो इससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा, जो मेरा इससे अगला जो लेक्चर होगा मिनी अटेम्प्ट के ऊपर, वो हमारे जो आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको हम त्रिदोष थ्योरी कहते हैं, जो कि फंडामेंटल है आयुर्वेद का, जो आयुर्वेद उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, वात पित्त और कफ, उसके बारे में डिटेल स्टडी, डिटेल जो नॉलेज है वो मैं अगले लेक्चर में वात पित्त कफ के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।